Okay, I welcome you to session number 3 of how to speak English by using US UK methodology. तो हमने आज तक क्या देखा? लास्ट सेशन में हमने देखा स्पीकिंग विथ रिदम इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ फ्लुएंसी। इसका मतलब क्या? अगर हमको अंग्रेजी में कंफर्टेबली फ्लुएंटली बात करना है तो हमको रिदम में बात करना पड़ेगा। ओके, इसके रिगार्डिंग जो सेशन 2 हुआ है वो आप देख सकते हो एलएमएस में। इसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। आज हम देखने वाले हैं कुछ टर्म्स। देन वी आर गोइंग टू सी स्पीकिंग इन सेंटेंस इज ओनली इम्पॉसिबल। इसका मतलब अगर हम सेंटेंस में बात करने की कोशिश करेंगे, ओनली सेंटेंसेस, तो हम फ्लुएंटली बात नहीं कर पाएंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हम सिर्फ सेंटेंस का यूज़ करके अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करेंगे तो हम फ्लुएंटली बात नहीं कर पाएंगे। ये क्यों, आज हम देखने वाले हैं। देन विल सी कंटेंट ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच में क्या क्या होता है। स्पीच क्लब एक्टिविटी। ओके, तो स्पीच क्लब एक्टिविटी में क्या होता है, हम प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश में बात करने की। ओके, टर्मिनोलॉजी। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या रहता है? यहाँ पे एक एग्जांपल है, शी एट अ हॉट डॉग। इसमें ना, ये शी जो है दिस इज अ सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। एट को हम बोलते हैं वर्ब, और हॉट डॉग को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है शी, एट एंड अ हॉट डॉग, ये अरेंज किए हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ओके, और वो जो ऑर्डर है दैट इज अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस होल पैटर्न ऑफ दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। सो द स्ट्रक्चर इज नथिंग बट पैटर्न ऑफ फिटिंग वर्ड्स टुगेदर। तो जिस तरीके से हम वर्ड्स को फिट करते हैं, ओके, जिस पैटर्न में, उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नहीं सर, कंटिन्यू। ओके, नाउ हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, एट शी अ हॉट डॉग, या फिर हम ऐसा इंग्लिश में बोल सकते हैं अ हॉट डॉग एट शी। इस तरीके से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये करेक्ट है? एट शी अ हॉट डॉग एट शी, ये ग्रामेटिकली नो करेक्ट सर। है? नो, राइट? नो। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज गवर्न बाय सम रूल्स, एंड दोज रूल्स आर कॉल्ड ग्रामेटिकल रूल्स। ओके, तो उनको हम ग्रामेटिकल रूल्स बोलते हैं। सो ये जो है हमने बहुत बचपन में ही लर्न किया है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी वाई स्पीकिंग इन सेंटेंसेस ओनली इम्पॉसिबल। अगर हम सेंटेंस में बात करने की कोशिश करेंगे तो वो क्यों इम्पॉसिबल होता है, वो हम अभी देखेंगे। ओके, इसके पहले हम रिटर्न इंग्लिश का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक टाइटैनिक शिप है, उसका एक पिक्चर है ये, और पिक्चर के बारे में राइटर ने कुछ लिखा है। सो जस्ट गो थ्रू इट, इसको एक बार रीड करो अच्छे से। ओके, देन विल गो अहेड। कर दिया रीड। ओके, so the writer has written, when I was going that way, I saw a very beautiful picture of a Titanic ship in a shop. I wanted to buy it, but I did not have enough money for buying it. तो राइटर ने लिखा है कि वो रास्ते से जा रहा था और उसने एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर देखा एक शॉप में। वो जो पिक्चर था वो टाइटैनिक शिप का था, उसको खरीदना था, बट उसके पास इनफ मनी नहीं थे बाय करने के लिए। थोड़े बहुत पैसे थे, पर जितनी प्राइस है उस पिक्चर की उतने पैसे नहीं थे। मे बी उसके बटवे में रहेंगे 200-300 रुपये, पर पिक्चर की प्राइस मे बी 500 हो सकती है। ओके, सो दिस इज द रिटर्न इंग्लिश एग्जाम्पल। ये है रिटर्न इंग्लिश का एक एग्जाम्पल। ओके, नाउ वाई स्पीकिंग इन सेंटेंस ओनली इम्पॉसिबल। इसके पहले हम देखते हैं कि हमारे माइंड पे क्या इम्प्रेशन है। हमारा माइंड बचपन से ही कंडीशन किया गया है, उस पर एक इन्फ्लुएंस किया गया है
थ्रू आवर टीचर, हमारे टीचर ने, हमारे पेरेंट ने, हमारे फ्रेंड्स ने जो कि हमसे बड़े हैं, कि अगर हमको अंग्रेजी में अच्छे से बात करना है, फ्लुएंटली बात करना है, तो हमको नीट क्लीन कंप्लीट सेंटेंसेस फॉर्म करने पड़ेंगे और देन उसको अटर करना पड़ेगा। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ। हमको बचपन से क्या बताया गया है? अगर आपको अंग्रेजी में अच्छे से बात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नीट क्लीन कंप्लीट सेंटेंसेस फॉर्म करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, और फिर उनको प्रोनाउंस करना पड़ेगा। तो इज दिस करेक्ट? ऐसा हुआ है हमारे साथ, हमको बताया गया बचपन से। Yes, no, maybe. You can respond in chat also, through the chat also. आप कंटिन्यू करो, मैं एक एक जगह पे था तो कंटिन्यू करो। Okay, okay, okay. The rest of the people you can share through the chat. Okay, तो हमारा माइंड ऐसे कंडीशन किया है, ऐसे बता बता के, कि हमको अगर बात करना है तो सेंटेंस में बात करना पड़ेगा। उसके लिए नीट कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करने पड़ेंगे विदाउट एरर। ओके, बट दिस इज द इनकरेक्ट सजेशन वी गॉट। तो ये जो सजेशन हमको मिला है, दैट इज अ इनकरेक्ट वन। Now, why it is incorrect, we'll going to see in the next few slides. But then before that, I am going to show you one example. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, एक लाइव वीडियो, ओके, लाइव इंटरव्यू, जिसमें आप देखोगे द यूके यूएस पर्सन, ओके, द फॉरेनर, द ऑनशोर पर्सन who is speaking in this video. Okay, he is a well known person, the richest person of the world. ओके, ही इज ऑल्सो नॉट स्पीकिंग इन सेंटेंसेस ऑलवेज। वो भी जब बात करते हैं तो सेंटेंस में बात नहीं करते। हमको लगता है कि जो यूएस यूके के लोग हैं, नेटिव स्पीकर है, वो हमेशा सेंटेंस टू सेंटेंस बात करते हैं, पर ऐसा नहीं है। ओके, नाउ विल सी दिस इन दिस एग्जांपल। ओके, प्लीज पे अटेंशन। आपको देखना है ये जो स्पीकर है वो सेंटेंस में बात कर रहे हैं या फिर कुछ अलग स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। हियर वी गो। or giving it to the children? Well, I think, everybody gets to decide on that. In my case, my kids got uh, a great upbringing and education, but, less than 1% of uh, the total wealth, because I decided it wouldn't be a favor to them. It's not a dynasty. I'm not asking them to run Microsoft. I want to give them a chance to have their own earnings and success, be significant and not overshadowed by the incredible luck and good fortune I had. And different families see that differently. I think the people who've made fortunes from technology are less dynastic, and so they'll even that's the only reason why. ओके गाइज, ओके, आपने ऑब्जर्व किया कि जब स्पीकर बात करते हैं अंग्रेजी में तो वो सेंटेंस में बात करते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस बना के वो बात करते हैं, या फिर कुछ अलग स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सो द ऑब्वियसली एवरी टाइम दे डू नॉट यूज complete structure, a complete sentence. Okay, now why this is so, we are going to see in some few slides. Okay, here we go. Now reason number one हम देखेंगे अभी कि speaking in sentences is impossible. Why? Okay, now जब भी स्पीकर लिखते हैं, ओके, सॉरी, वेन द राइटर राइट, जब राइटर लिखते हैं वो क्या करते हैं? दे ट्राई टू पुट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन वन सेंटेंस। तो जब भी राइटर लिखने की कोशिश करते हैं तो लिखते टाइम वो एक सेंटेंस में जितनी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं उतनी इंफॉर्मेशन ओवरलोड करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस द सेंटेंस बिकम कॉम्प्लेक्स। तो उनका जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। ओके,
Now, for take an example, I saw a very beautiful picture of a Titanic ship in a shop. अभी हमने जो रिटर्न इंग्लिश देखा उसका उसमें से हमने एक सेंटेंस पिकअप किया है। ओके, तो ये राइटर ने लिखा है। अगर आप अच्छे से देखोगे, ये एक बड़ा सेंटेंस है और इसमें राइटर ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐड की है। ओके, मोर देन वन इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे ऐड की है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में आप देखोगे, there is a information piece of information, I saw a picture. This is a single piece of information. Okay, उसके बाद उन्होंने ऐड किया है in a shop. This is the second piece of information. Then a picture of a Titanic ship. This is the third piece of information. And a very beautiful picture. Picture कैसा था? Beautiful था. So this is the fourth piece of information. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, piece of information, यानी कि एक पूरे बड़े इंफॉर्मेशन का एक छोटा टुकड़ा। ओके, आई सो पिक्चर, तो उन्होंने एक पिक्चर देखा, एक छोटी इन्फॉर्मेशन है। इन अ शॉप, कहाँ देखा? शॉप में देखा। ओके, किस चीज़ का पिक्चर था? अ पिक्चर ऑफ अ टाइटैनिक शिप, ये थर्ड इन्फॉर्मेशन हुई। और पिक्चर कैसी थी? पिक्चर इज अ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, पिक्चर ब्यूटीफुल। ओके, नाउ यहाँ पे विल टेक वन मोर एग्जांपल। आई वांटेड टू बाय इट बट आई डिड नॉट हैव इनफ मनी फॉर बाइंग इट। ओके, तो यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल में भी आपको अब दिखाई देगा आपको कि मल्टीपल इंफॉर्मेशन यहाँ पे राइटर ने एक ही सेंटेंस में भरी पड़ी है। फॉर एग्जांपल, आई वांटेड टू बाय इट। ओके, एनी अदर इंफॉर्मेशन, कैन यू स्पॉट इट? यस गाइस, you can respond through chat also. The second information you will see, I had some money. Third information, but not much. It wasn't. Fourth one, it wasn't enough for the picture. तो यहाँ पे भी स्पीकर ने मोर देन वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड की है। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस दी सेंटेंस बिकम कॉम्प्लेक्स वन। जब भी राइटर लिखते हैं उनके सेंटेंस मेजरली वो कॉम्प्लेक्स रहते हैं, कंपाउंड रहते हैं। सिंपल सेंटेंस रहते हैं बट बहुत कम रहते हैं। ओके, नाउ दिस इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ द रिटर्न कम्युनिकेशन, ये कोई गलती नहीं है, बट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिटर्न कम्युनिकेशन। क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन में ऐसे ही होता है। क्यों होता है? एक मेजर रीज़न है कि जब हम लिखते हैं तो हमको कम से कम जगह में लिखना पड़ता है। ओके, कि वी ट्राई टू पुट इन अ स्मॉल स्पेस, क्योंकि लिखने के लिए हम ज़्यादा स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, नोटबुक ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, कम से कम नोटबुक में हमको लिखना पड़ता है। दैट इज़ वॉट आवर माइंड इज़ कंडीशन। तो इसलिए राइटर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि वो कम से कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड करते हैं। ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल। ये एग्जांपल जो है, इसमें अगर हम देखेंगे कितने वर्ड्स है। ओके, तो इसको अगर हम काउंट करेंगे, यू विल काउंट इट टू 13 वर्ड्स। तो इस सेंटेंस में आपको दिखाई देंगे टोटल 13 वर्ड्स है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉन्टेड टू बाई इट बट आई डिड नॉट हैव इनफ मनी फॉर बाइंग इट। इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे कितने वर्ड्स है, तो हमको पता चलेगा यहाँ पे 15 वर्ड्स है, 15 वर्ड्स। ओके, अभी क्या करते हैं, सोचते हैं कि स्पीकर अभी बात करेगा इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर, इसी पिक्चर के बारे में बात करेगा। ओके, तो इंडियन पीपल क्या करते हैं, एज इट इज रिटर्न इंग्लिश मेथोडोलॉजी को पिकअप करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दे ट्राई टू स्पीक बाय यूजिंग दीज सेंटेंसेस। तो इन्हीं सेंटेंस को पिकअप करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। बट देन माइंड यू गाइज, अगर स्पीकर सेंटेंस को यूज करके बात करने की कोशिश करेंगे, देन दे वुड नॉट बी एबल टू स्पीक कंटिन्यूसली। तो कंटिन्यूसली बात नहीं कर पाएंगे, एक दो तीन सेंटेंस, चार पांच, फाइन, बट देन अगर कंटिन्यूसली बात करना है अंग्रेजी में, तो ये ऐसे बड़े सेंटेंस यूज करके, इवन सिंपल सेंटेंस यूज करके कंटिन्यूसली बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? द रीजन इज इन द नेक्स्ट स्लाइड। Because when the speaker try to speak with a big sentence, okay, a large sentence which contain the many number of words, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स है, देन इट बिकम डिफिकल्ट टू फ्रेम एन अटर। तो उनको ये फ्रेम करना, उस सेंटेंस को फ्रेम करना और उसको अटर करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, नाउ क्यों डिफिकल्ट डिफिकल्ट हो जाता है? द रीजन इज वेरी प्लेन, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेक द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल दीज मेनी वर्ड्स इन अ बिग सेंटेंस। तो ये जो बड़ा सेंटेंस है, उसमें बहुत सारे जो वर्ड है, उनकी ग्रामेटिकल अरेंजमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्यों डिफिकल्ट हो जाता है ग्रामेटिकल अरेंजमेंट करना? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ टाइम।
क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारे ऊपर टाइम का प्रेशर होता है, अनलाइक रिटर्न इंग्लिश। रिटर्न इंग्लिश में हम सोच सकते हैं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं सोचने के लिए, बट देन रिटर्न स्पोकन इंग्लिश में हम वो टाइम नहीं ले सकते। ओके, वी हैव हार्डली 1 और 2 सेकंड, हमारे पास सिर्फ 1 या 2 सेकंड ही होते हैं सोचने के लिए आगे क्या बोलना है। इसी 1 या 2 सेकंड में हमको सारे वर्ड्स की ग्रामेटिकल अरेंजमेंट करनी है, उनको फ्रेम करना है, उनको अटर करना है, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, एंड दैट्स वाई अगर स्पीकर ट्राई करेगा सेंटेंस में बात करने की, सो देन ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, तो फ्लुएंटली बात नहीं कर पाएगा। ओके, एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? आपको ये रीज़न समझ में आ गया? यस, नो? Okay, so you can respond through the chat also. Now we see the reason number two. Now reason number two is a very very scientific. Okay, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट देन अगर आप समझ नहीं पाए तो मेरे ऊपर बिलीव कर लो। ओके, नेक्स्ट रीजन इज अ माउथफुल। तो जब भी स्पीकर बड़े सेंटेंस में या सेंटेंस में कंटिन्यूअसली बात करने की कोशिश करेगा, सो देन इट बिकम्स माउथफुल। तो माउथफुल का मतलब क्या है? नाउ ये जो लेडी है, बर्गर बर्गर का एक बड़ा पोर्शन खाने की कोशिश कर रही है। ओके, और ये जो पर्सन है वो भी फ्रेंच फ्राइज का एक बड़ा पोर्शन उसने मुंह में भर लिया है, और ये दोनों इसको खाने की कोशिश कर रहे हैं। कैन यू सी द स्ट्रेस ऑन देयर फेस? उनके चेहरे के ऊपर स्ट्रेस दिख रहा है, और वो पूरा पूरा ऑक्युपाई हो गए हैं इन फूड को खाने में, उनको च्यू करने में, उनको चबाने में। ओके, तो उनका जो पूरा माउथ है वो पूरा ऑक्युपाई हो गया है इस फूड को खाने में। नाउ कॉन्ट्री टू दिस, इसके अलग ये दोनों को देखते हैं, इनका एग्जांपल लेते हैं। तो ये दोनों जो फूड खा रहे हैं, ओके, दे जस्ट पिक्ड अप अ सिंगल पीस ऑफ फूड, अ वेरी स्मॉल पोर्शन। और जब वो खा रहे हैं, कैन यू सी द स्माइल ऑन देयर फेस? उनके फेस पे स्माइल दिख रही है, और वो जो फूड है वो इंजॉय कर रहे हैं खाते टाइम। ओके, नाउ जब ये लोग फूड खाते हैं इन दिस वे, तो अगर उनको फ्रेंड्स के साथ बात करना है तो फ्रेंड्स के साथ बात कर पाएंगे। फैमिली मेम्बर के साथ टेबल के ऊपर बैठ के, यानी कि ऑन ऑन द टेबल, ओके, डाइनिंग टेबल, दे कैन इंटरेक्ट विद देयर फैमिली मेम्बर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। या फिर अगर फ़ोन कॉल आता है तो उसको भी रिसीव कर पाएंगे, या वो टीवी अगर देखना चाहते हो टीवी भी देख सकते हैं। इज दिस पॉसिबल विद दिस पीपल? इनके साथ हो सकता है ये पॉसिबल? खाते टाइम ये बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक स्पीकिंग विद देयर फैमिली मेम्बर, स्पीकिंग विद देयर फ्रेंड्स ऑन फोन, या फिर किसी टीवी शो को एंजॉय करना साथ में, ये कर पाएंगे? ऑब्वियसली नो, राइट? बिकॉज ये पूरी तरह यहाँ पे ऑक्युपाई हो चुके हैं इस फूड को खाने में। ओके, नाउ व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल? बिकॉज फॉर देम दिस फूड इज माउथफुल। ओके, ये माउथफुल हो गया है। सेम चीज होती है गाइज जब स्पीकर सेंटेंस में बात करता है। जब स्पीकर सेंटेंस में बात करने की कोशिश करता है, देन इट बिकम माउथफुल फॉर हिम, इट क्रिएट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन आउंस ऑफ स्पीच। तो इसके कारण उसके जो आउंस ऑफ स्पीच है उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। लाइक यहाँ पे जैसे ये जो दोनों खाने की कोशिश कर रही है बड़ा पोर्शन, तो उनके जो ऑर्गन्स है, माउथ ऑर्गन, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है खाने में। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पे होते है जब स्पीकर बात करने की कोशिश करता है सेंटेंस यूज करके, तो इससे क्या होता है, उनके ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के ऊपर प्रेशर आ जाता है, एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। अभी ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं है अगर आप एक सेंटेंस दो सेंटेंस में अगर बात कर रहे हो। ओके, बट देन आप कंटिन्यूसली अगर बात करोगे, दिस इज बाउंड टू हैपन, और ये होना ही होना है। दिस इज द प्रूव्ड साइंटिफिकली, दिस इज प्रूवन साइंटिफिकली। तो इससे क्या हो जाता है, तो जो पर्सन बात करता है सेंटेंस टू सेंटेंस, तो उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम व्हाट टू से टू हाउ टू से इट, यानी कि उसको क्या बोलना है, यहाँ से उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है कैसे बोलना है यहाँ पे। ओके, तो देखो हम जब भी बात करते हैं अंग्रेजी में, तो हमको दो चीज़ों के ऊपर फोकस रखना पड़ता है। एक तो हमको क्या बात करना है, और दूसरा चीज़ हमको कैसे बात करना है। तो क्या बात करना है हम दिमाग में सोचते हैं, कंटेंट बनाते हैं, आगे क्या बात करना है, जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि आगे का सेंटेंस क्या होगा, उसके आगे क्या होगा। ओके,
ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, कैसे बात करना है। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी ऑफ स्पीच, यानी कि माउथ से जो वर्ड्स निकलते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन होता है सेंटेंस का, सो दैट इज कॉल्ड हाउ टू से इट, तो उनको प्रोनाउंस कैसे करना है। दैट इज जो स्पीकर है उसका फोकस हट जाता है फ्रॉम कंटेंट ऑफ स्पीच से, फ्रॉम डिलीवरी ऑफ स्पीच। ओके, व्हाट टू से को हम बोलते हैं कंटेंट ऑफ स्पीच, एंड हाउ टू से इट को बोलते हैं हम डिलीवरी ऑफ स्पीच। यानी कि जब हम बात करते हैं हम सोचते हैं कंटेंट क्या होना चाहिए, एंड देन जब हम बात करते हैं जो स्पीच की डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, यानी कि मुंह से सेंटेंस कैसे निकलने चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, एक्स्ट्रा बर्डन के कारण फोकस शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम कंटेंट ऑफ स्पीच टू डिलीवरी ऑफ स्पीच। इस प्रोसेस में पर्सन कंफ्यूज हो जाता है, एंड इन कंफ्यूजन ही बिकम नर्वस एंड ही फॉल्टर, एंड स्पीच उसका खत्म हो जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, and that's why it is next to impossible to continuously speak in sentences. Now this is applicable when the person speaks in complex sentences, when person speaks in compound sentences, and when person speaks in simple sentences. अगर पर्सन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज करके बात कर रहा है तो भी ये होना है, अगर पर्सन कंपाउंड सेंटेंसेस यूज करके बात करना है तो भी यही चीज होनी है, और पर्सन अगर सिंपल सेंटेंसेस यूज करके बात कर रहा है कंटिन्यूसली तो भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आना ही आना है। ओके, सो स्पीकिंग इन सेंटेंसेस ओनली इम्पॉसिबल, अगर आप सिर्फ सेंटेंस को यूज करके बात करने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी फ्लुएंटली बात कर नहीं पाओगे। एंड दैट्स वाई इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो स्पोकन इंग्लिश का क्लास लगाते हैं फिर भी अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते। नाउ क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा, ओके सर नो प्रॉब्लम, सेंटेंस में बात नहीं कर पाएंगे तो और क्या यूज करना है उसके साथ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा कि सिंपल सेंटेंस के साथ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के साथ और क्या यूज करना है। ओके, योर आंसर लाइज इन कंटेंट ऑफ स्पीच, स्पीच का जो कंटेंट है उसमें आपका आंसर मिलेगा आपको। तो ये जो हम कंटेंट ऑफ स्पीच देख रहे हैं, इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू दी यूके स्पीकर, यूके और यूएस स्पीकर। ओके, तो उनका जो स्पीच में जो कंटेंट रहता है तो वो हम देखेंगे। तो जब भी नेटिव स्पीकर बात करते हैं उनके स्पीच में 50% सिंपल सेंटेंसेस रहते हैं। ओके, नाउ आपको अगर देखना है यूट्यूब पे जाके किसी भी नेटिव स्पीकर का वीडियो देखिए देखिए, आपको पता चलेगा 50% सिंपल सेंटेंसेस वो यूज़ करते हैं रफली। ओके, इट इज़ नॉट अ फिक्स, लेकिन 85% होने चाहिए, रफली हियर एंड देयर थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, लाइक 45 55 ऐसे भी हो सकता है। एंड दे यूज वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, तो उनके स्पीच में जो कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनका पोर्शन बहुत बहुत कम होता है। तो फिर 50% पोर्शन क्या होता है, हमने फर्स्ट सेशन में देखा है 50% पोर्शन होता है स्पीच कॉम्पोजिशन फीचर्स। ओके, देखिए हम जब बात करते हैं हमको पता है सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और इसके कारण ही हम रिटर्न इंग्लिश अच्छे से लिख पाते हैं। ओके, इसके कारण हम एजुकेशन ले पाते हैं, एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि हमको ये सेंटेंस बनाने आते हैं। ओके, बट देन हम इनको स्पीच में यूज नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि स्पीच में इनके साथ साथ हमको 50% पोर्शन, ओके रफली, आई एम सेइंग रफली, कम ज़्यादा हो सकता है, 40 60 भी हो सकता है, रफली 50%, अप्रॉक्सीमेटली 50% पोर्शन हमको स्पीच कॉम्पोजिशन फीचर्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। अगर हम इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे तो हम फ्लुएंटली कंफर्टेबली कभी बात नहीं कर पाएंगे। अभी ये स्पीच कॉम्पोजिशन फीचर्स क्या होते हैं? दीज आर द फीचर्स विच हेल्प यू टू कंपोज योर स्पीच। इसका इसके नाम में ही उसका मीनिंग है गाइस। ओके, स्पीच कॉम्पोजिशन फीचर, यानी कि ऐसे फीचर्स जो आपको आपका स्पीच कंपोज करने के लिए मदद करते हैं। ओके, और इतना ही नहीं, ये आपको हेल्प करते हैं आपका हेजिटेशन डील करने में, जो आप बात करते टाइम हेजिटेशन फील करते हो तो उसको डील करने में ये आपको हेल्प करते हैं। एंड दिस इज हाउ, एंड दैट्स वाई यू कैन कीप द फ्लो ऑफ स्पीच ऑन गोइंग। इसके कारण ही आप आपका जो स्पीच है कंटिन्यू रख पाते हो, कंटिन्यूसली आप बात कर पाते हो, क्योंकि आप इसमें स्पीच कंपोजिशन फीचर्स का कंटिन्यूसली यूज करते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, स्पीच कंपोजिशन फीचर्स एक्चुअल में क्या है, कौन से हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ओके, नाउ दिस इज द एम ऑफ दिस मेन कोर्स, टू
teach you what are the speech composition features, how to implement these features in your speech, and compose your speech and deal with hesitation. Okay, and now we come to the end of the session. आज हमने लर्न किया स्पीकिंग इन सेंटेंसेस ओनली इम्पॉसिबल। अगर इंग्लिश में बात करना है, सिर्फ सेंटेंस में बात करोगे तो इम्पॉसिबल है। और आपके स्पीच में 50% सिंपल सेंटेंसेस रहते हैं, ओके, अप्रोक्सीमेटली, एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है अप्रोक्सीमेटली वो रहते हैं स्पीच कॉम्पोजिशन फीचर, एंड वेरी फ्यू पोर्शन इज कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो हमारे स्पीच में 50% सिंपल सेंटेंसेस, बहुत थोड़ा परसेंटेज मेजरली, सॉरी, मिनिमम 5% अराउंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, एंड अराउंड 50% स्पीच कॉम्पोजिशन फीचर्स होते हैं। ओके, कल हम देखेंगे लैंग्वेज लर्निंग के टोटल 7 स्टेजेस होते हैं। ओके, पर हमने ये सारे स्टेजेस कभी लर्न किए ही नहीं, इसमें से हम गए ही नहीं, और इसके कारण वी कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश लाइक यूएस यूके पीपल। अगर हमको पता चल गया कि ये 7 स्टेजेस क्या है और हमने कौन से स्टेजेस मिस किए और उनको हम कैसे मास्टर कर सकते, तो ऑटोमेटिकली स्लोली स्लोली विल बिकम अ फ्लुएंट इन इंग्लिश। इसके अलावा हम देखेंगे दी हैकिंग, दी हाउ टू हैक द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चाइल्ड। तो यूके का जो चाइल्ड है उसकी हम लर्निंग प्रोसेस हैक करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, वील कॉपी द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यूके किड, उसकी हम लर्निंग प्रोसेस कॉपी करेंगे, फिर उस लर्निंग प्रोसेस को हम एनालाइज करेंगे, देन उसको थोड़ा मॉडिफाई करने करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उसको हमने मॉडिफाई किया है, एंड देन उनको हमने कॉम्प्रेक्स कॉम्प्रेस किया है। देखो, जब छोटा बच्चा बात करता है यूएस यूके में तो उसको अंग्रेजी में बात करने के लिए अराउंड 2 से 3 साल लगते हैं फ्लुएंटली बात करने के लिए। तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं, हमको लर्न करना है इंग्लिश में बात करना जस्ट इन 3 मंथ्स। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये पूरी 3 साल की जो प्रोसेस है हमने 3 महीने में कंप्रेस की है, छोटी की है उसको। ओके, एंड ये जो 3 साल में जो बच्चा लर्न करता है, इम्प्लीमेंट करता है, वो सारी चीज़ें हम एक 3 महीने में करने वाले हैं। ओके, इन 3 मंथ्स, दैट इज इन 60 सेशंस। So that's it. You can take a break, or otherwise we can go and do some practice session. Okay. Okay, guys, welcome back after a break. तो अभी हम देखेंगे स्पीच क्लब एक्टिविटी। इसमें हम देखेंगे हाउ यू कैन इम्प्रूव दी योर कम्युनिकेशन थ्रू अ स्टोरी टेलिंग। ओके, स्टोरी टेलिंग यूजिंग द इमेजेस। इसमें आप क्या करते हो, यू विल सी द इमेजेस, और इमेज के बारे में आप अंग्रेजी में बात करते हो। ओके, तो यहाँ 2 ऑप्शन है, उस इमेज के बारे में आप एक मिनट या 30 सेकंड का एक छोटा सा स्पीच बना सकते हो, या फिर एज अ स्टार्ट आप जस्ट एक सेंटेंस उसके बारे में आप प्रोनाउंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे यहाँ एक इमेज है, सो दिस इज द इमेज ऑफ एक छोटा बच्चा है जो रो रहा है, राइट। सो बाय वॉचिंग दिस इमेज यू कैन फॉर्म द सेंटेंस, ओके, लाइक अ बॉय इज क्राइंग, a little boy is crying. Okay, she may be looking for his mother. तो इस तरीके से आप कुछ सेंटेंस बना सकते हो। सिमिलरली इफ यू सी द अनदर इमेज वो हियर, इसको देख के आप सेंटेंस बना सकते हो। ओके, नाउ सेम एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म थ्रू एलएमएस, दैट इज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वहाँ पे जाके भी आप सेम प्रैक्टिस इंग्लिश बोलने की थ्रू द इमेजेस यू कैन डू ओवर देयर। That's it, guys, for today. Thank you very much for joining the session. You can watch the same session in LMS also. Good night.